सर अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स, एक टेक्निकल जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, आगे टेक्निकल फील्ड में जा रहा है, सॉफ्ट स्किल्स उसके लिए कितनी ज़रूरी है? जब हमारा एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बच्चे को ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि जब इंडस्ट्री में जाता है तो उसे पब्लिक लाइसनिंग भी करनी पड़ती है, उसे प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। तो सॉफ्ट स्किल हमें जीने की राह दिखलाता है। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो नॉलेज कितनी ही सही, अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। 74% के आसपास बच्चा अभी भी अनप्लेस्ड है, जबकि कंपनी हायर करना चाहती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज। जब कोई पर्सन आपको मिलता है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसे पसंद या नापसंद कर लेते हैं। आज इस भागदौड़ में, इस कंपैरिजन में हमेशा बचना चाहिए कि मेरे पड़ोसी का बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, तो मेरे बच्चे को भी कंप्यूटर साइंस में ही इंजीनियरिंग करनी है। हो सकता है आपका बच्चा मैकेनिकल के लिए बना हो सकता है आपका बच्चा बीकॉम करना चाहता हो, एमकॉम करना चाहता हो। उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, मेरे पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, मुझे ये करना है, और जब नहीं कर पाता तो डेफिनेटली ये एंग्जाइटी, ये प्रेशर, ये बनता ही बनता है। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत जाने माने एकेडमिशियन, इंटरनेशनल लेवल पे जिन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन इस एक्सपर्ट ने भारत को ही अपनी कर्म भूमि चुना। IIT रुड़की के एलुमनाई डॉक्टर शिव कुमार जी, जो इंजीनियरिंग एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार मैडम जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये रहेगा कि एक तो हो गई थियरी, एक हो गई हमारे प्रैक्टिकल, लेकिन जो स्किल बेस्ड एजुकेशन हम दे रहे हैं, जब प्रैक्टिकली हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कमियां हैं। इसके ऊपर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए मैडम, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एजुकेशन की, तो इंजीनियरिंग एजुकेशन में हम आज भी प्रायोरिटी देते हैं थ्योरी को जी, प्रैक्टिकल्स को हम सेकेंडरी रखते हैं। ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का केस है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे मेट्रोमैन, मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड उनका वो है जी, उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर सब स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग एजुकेशन है। श्रीधरन जी ने जी, मेट्रोमैन ई श्रीधरन जी ने जी, जो सितंबर 2016 में उनका स्टेटमेंट था जी जी जी। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा तो कुछ सोच के ही कहा, इसका मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन प्रैक्टिकल एज वेल एज द थ्योरी जी जी। तो हम फोकस करते हैं थ्योरी के ऊपर ज़्यादा, प्रैक्टिकल पे कम करते हैं, जबकि हमें प्रैक्टिकल पे, कॉज इंजीनियरिंग इज मेंट फॉर प्रैक्टिकल ओनली जी। कॉज जब हम कुछ सीखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आता है, दैट इज इंजीनियरिंग। तो यही एक आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, आर्ट्स से डिफरेंट क्यों है इंजीनियरिंग? प्रैक्टिकल की वजह से डिफरेंट है। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना होगा, तभी हम एक अच्छा इंजीनियर प्रोड्यूस कर सकते हैं जी। सर, अभी आपने मेट्रोमैन की बात की, तो एक बयान है कि 85% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 74 या 75% ऑफ बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स ये अनप्लेस्ड हैं। बेशक 88% एम्प्लॉयर्स हायरिंग कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा तबका जो है वो अनप्लेस्ड है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, देखिए बात क्या है कि हम अगर बात करें, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो रही है जी। ये इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लगेगा, इसका 100% आउटकम आने में अभी अगले 3-4 साल लगने हैं। राइट। ये हमारी कहीं ना कहीं वही जो आपका पहला सवाल था, प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसमें प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा किया गया है, स्किल कोर्सेज पे ज़्यादा काम किया गया है। तो अगर हम स्किल कोर्सेज की बात करते हैं, स्किल कोर्स हम क्यों देने की ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर स्किल नहीं थे। राइट। हम पिछली चीज़ों पे चल रहे थे, टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रही है, रोज एक नया अपडेट। अगर आप मोबाइल उठा के देखें, रोज एक नया मोबाइल आता है, लॉन्च होता है, नए फीचर्स के साथ लॉन्च होता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होता है, और आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते हैं। राइट। तो ये इसीलिए है कि देखिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी तो ये मिलता है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए आजकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो क्यूरिकुलम डिज़ाइन करने की फ्रीडम है जी, मगर चैलेंज बनता है उन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ जो अपने क्यूरिकुलम को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम वैल्यू एडिड कोर्सेज रन करते हैं। तो वैल्यू एडिड कोर्सेज का मतलब क्या है? हम बच्चों को वो टेक्निकल स्किल्स देते हैं जिससे वो इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप खत्म कर सके। जी सर,
सर अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स, एक टेक्निकल जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, आगे टेक्निकल फील्ड में जा रहा है, सॉफ्ट स्किल्स उसके लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक टेक्निकल पर्सन को टेक्निकली नहीं, हम उसे सॉफ्ट स्किल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, इन सब चीज़ों से ऑब्जर्व करते हैं। रहना तो उसको मशीनों में क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि जब हमारा एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बच्चे को ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि जब इंडस्ट्री में जाता है तो उसे पब्लिक लाइजनिंग भी करनी पड़ती है, उसे प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है, उसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट स्किल हमें जीने की राह दिखलाता है। सॉफ्ट स्किल हमें उठना, बैठना, काम करना, कैसे बिहेव करें, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एंटर इन द रूम, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल लेके आता है। यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसे हम कहते हैं, लाइफ स्किल्स जिसे हम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा रोल है। और देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आपने बताया तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर लिटरेचर पढ़ता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के क्यूरिकुलम देखता हूँ, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्यूरिकुलम देखता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के बाद भी सॉफ्ट स्किल ये आज भी क्यूरिकुलम में बहुत यूनिवर्सिटीज़ के नहीं है। इसे हमें आज भी एड ऑन कोर्स की तरह ही पढ़ाना पड़ता है, हमें अलग से इसकी क्लासेस देनी पड़ती है। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो नॉलेज कितनी ही सही, अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। और शायद जो आपने अभी बात कही थी कि 74% के आसपास बच्चा अभी भी अनप्लेस्ड है, जबकि कंपनी हायर करना चाहती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज। कुछ बच्चे, मैं बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज कराए हैं, बहुत कंपनीज को बुलाया है, बच्चों के बैक टू बैक मैंने अपने प्रीवियस कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यूज कराए हैं। बच्चा टेक्निकली साउंड है कुछ जगह, तो सॉफ्ट स्किल में वीक है, सॉफ्ट स्किल में वीक रह जाता है। राइट, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे रिज्यूमे कैसे कैरी करना है, कईयों को बनाना भी नहीं आता। एग्जैक्टली, उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे रूम के अंदर एंटर करना है तो मेरी बॉडी कैसे होगी। राइट, शुड आई नॉक फर्स्ट, मैं दरवाजा पहले खोलूं, मैं उनसे पूछूं। अगर दो लोग बैठे हैं, अगर एक फीमेल और मेल बैठे हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, मे आई कम इन सर, राइट, व्हाई नॉट मे आई कम इन मैम। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एटिकेट्स। ये बॉडी लैंग्वेज, मुझे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, मुझे कैसे दिखना है, क्या मेरे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए कपड़ों के, तो ये बहुत मैटर करता है सॉफ्ट स्किल। अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, बिकॉज देखिए क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट, जी बिल्कुल। अगर बच्चे का आधा सिलेक्शन रूम में अंदर एंटर करते हुए हो जाता है, तो सॉफ्ट स्किल का बेशक पार्ट सबसे आखिरी में आता है। पहले एप्टीट्यूड होता है, फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, देन सॉफ्ट स्किल आता है। तो सॉफ्ट स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन। जब कोई पर्सन आपको मिलता है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसे पसंद या नापसंद कर लेते हैं। राइट। तो ये सॉफ्ट स्किल है जी। सर, आपने सॉफ्ट स्किल के ऊपर तो काफ़ी चीज़ें बता दी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने जाता है, फिर वहाँ उसका अटेंडेंस का रहता है 75% अटेंडेंस, थ्योरी का एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कल्चर और उससे जुड़े हुए स्ट्रेस और प्रेशर, इसके ऊपर कुछ बताएंगे? जी, देखिए हमारा सिस्टम जो है अभी ट्रेडिशनली हम रिफाइन कर रहे हैं, क्यूरिकुलम रिफाइन कर रहे हैं, हम रिफाइन कर रहे हैं टीचिंग मेथडोलॉजी, मगर इवैल्यूएशन पैटर्न आज भी वैसा ही है। अगर आप उठा के देखें, उसमें हम क्या करते हैं कि वैसा ही मिड टर्म पैटर्न है, कुछ सवाल होते हैं जो हम पूछते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट पे भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम वो प्रॉपर नहीं है, वो फुल प्रूफ नहीं है जी। एक बच्चा लिखता है, सपोज मैंने बच्चे को पढ़ाया है और मैं ही कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा मेरा रिजल्ट कल को डाउन हो। बिल्कुल सही, उसमें मिलावट हो जाएगी। तो उसमें जो मैं मार्किंग करूंगा, मैं लूज मार्किंग भी कर सकता हूँ। राइट जी। दूसरा, ये जरूरी नहीं है, ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए हमें। जैसे देखिए स्कूल के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत डिफरेंट है। बच्चा हर वीक टेस्ट देता है, इसका मतलब जो थोड़ा पढ़ा उसका टेस्ट किया, वो इवैल्यूएट हुआ। तो छोटे छोटे सेगमेंट, जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप्स, आप चले तो आप मंजिल तक पहुंचे, तो आप बहुत अच्छे से पहुंचते हैं। तो हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम पे भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। राइट, ठीक। क्रॉस इवैल्यूएशन होना जरूरी है। आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ाया, इवैल्यूएट मैं करूं, मैंने पढ़ाया, इवैल्यूएट आप करें। आप चाह रहे हैं कि जिसने पढ़ाया वो इवैल्यूएट ना करे, कोई और करे, इसको प्रमोट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और हर जगह देखिए, जब मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव आता है। मगर हमारे जितने एग्जामिनेशंस हैं, हम ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग प्रोग्राम कराते हैं, वो सब्जेक्टिव लेते हैं जी। तो हम ऑब्जेक्टिव भी उसके अंदर डालें,
हम उसके अंदर क्विज भी डालें, हम उसके अंदर असाइनमेंट्स में क्या होता है, देखिए हम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को कि आप इस टॉपिक पे असाइनमेंट करके आएं। हम कभी ये नहीं देखना चाहते हैं कि क्या उसने बच्चे ने चैट जीपीटी से किया है या खुद की नॉलेज या खुद के स्किल से किया है। राइट जी। तो ये एग्जामिनेशन का एवेल्यूएशन प्रोसेस इसे करना जरूरी है। हम बात करते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन की। हम आउटकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर हमने कहा है देयर आर सम CO लेवल, कोर्स आउटकम लेवल। जी जी। कुछ और चीजें हैं जिनके थ्रू हम उनकी मैपिंग करते हैं, मगर मैपिंग किसकी होती है? जो मार्क्स बच्चे ने लिए, चाहे वो मिड टर्म यानी इंटरनल एग्जामिनेशन में लिए, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिए, डिफरेंट उसमें लिए। मगर जब मैं इवेल्युएशन ही मेरा प्रॉपर नहीं है, मेरा इवेल्युएशन खुद ही बायस्ड है, तो वो आउटकम तो ज्यादा होगा। राइट। अगर मैं किसी बच्चे को पसंद नहीं करता हूं तो इवेल्युएशन आउटकम फिर वो ही होगा। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं बायस्ड ये कहीं ना कहीं हमें इसे फुल प्रूफ करने की जरूरत है, स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। इवेल्युएशन सिस्टम प्रॉपर होगा तो बच्चे को अगर डिजर्व वो 70% करता है तो 70% ही होना चाहिए। राइट। आप अक्सर उठा के देखिएगा इंटरनल एग्जामिनेशन और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की परसेंटेज का डिफरेंस उठा के बहुत मोटा फर्क निकल आता है, कई बार बहुत फर्क निकलता है जी। तो ये फर्क दो लोगों के इवेल्युएशन में इतना फर्क क्यों? और इवैल्यूएट तो एक ही पर्सन हो रहा है, एक ही पर्सन हो रहा है, नॉलेज उसकी वही है, सब कुछ वही है। राइट। तो गहरी बात। जिस दिन ये डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा, जब इंटरनल एक्सटर्नल का इवैल्यूएशन मैच करने लगेगा, मेरा बच्चा या आपका बच्चा, इस देश का बच्चा प्लेस्ड होगा। वेल सेड। सर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कितना जरूरी है इंजीनियरिंग में? ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब मेरा ये है कि हम लाइव प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऐसी ही है जैसे कि हम यहाँ घर में बैठ के केबीसी खेलते हैं ना कई बार जी। तो उस केबीसी में क्या होता है, मेरे पास कोई डर नहीं है राइट। हारने का न जीतने का, तो मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ बिना सोचे समझे। और जब मैं हॉट सीट पे होऊंगा तो मैं हर सवाल को बड़ा सोच समझ के जवाब दूंगा। राइट। केबीसी की हॉट सीट दैट इज रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और घर पे बैठ के देखना वो नॉर्मल थ्योरी ही पढ़ना है। जी। तो जो आपके लाइव प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं, इंडस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन पे काम करना, दैट इज लाइव प्रोजेक्ट। राइट। इसके लिए कॉलेज को इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना चाहिए, और टाई अप करने के साथ इंडस्ट्री के मेंटोर और फैकल्टी मेंटोर के साथ मिलकर बच्चे को उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उसके सॉल्यूशन दे। दैट इज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और यू कैन से दैट लाइव प्रोजेक्ट्स। जी सर, जो बातें अभी आपने बताई और मैंने जो होमवर्क किया है कि आप सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं जी। तो सर ये सारी चीजें क्या आप इनकलकेट कर पा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में? देखिए एकदम से सारी चीजें करना मुश्किल होता है, कॉज एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट। हाँ, मैंने मैं जब से आया हूँ मैं डेली एक नई चीज इसके अंदर करता हूँ। राइट, मतलब थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लिप क्लास। जी। काफी लोग उस फ्लिप क्लास को अलग तरीके से समझते हैं, कुछ लोग इस फ्लिप क्लास के कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। ये इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजी का एक पार्ट है। राइट। फ्लिप क्लास क्या होता है कि एक वीडियो लेक्चर बेस्ड है। सपोज मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कल की क्लास में, अगर उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं आज बच्चों को भेज दूं, साथ में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भेज दूं, और मैं बच्चों से कहूं कि बेटा कल आपका इवैल्यूएशन इन क्वेश्चंस पे होगा, ये 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, तो इससे क्या होगा, बच्चा उस वीडियो को देखेगा, और वीडियो देखने के बाद क्या होता है कि बच्चा उन्हीं सवाल को फोकस करेगा। जब मैं क्लास में पहुंचूंगा तो मैं उन्हीं सवाल को लेकर बच्चों से क्वेरी करूंगा, और जैसे ये सारी चीजें होती हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ये बच्चा जो सवाल अनआंसर्ड होगा, यानी जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ये सवाल को फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा। यानी कि बच्चे ने एक चीज पढ़ी एक वीडियो के थ्रू, फिर मेरे लेक्चर में पढ़ी, अगेन वो उस वीडियो को देखे तो बच्चे को 100% याद होगी। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे हम मूवी की बात करते हैं। ऑडियो विजुअल हमारा ब्रेन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, रादर देन क्लासरूम टीचिंग, या हम बात करें बुक रीडिंग की, हम बात करूं सेल्फ स्टडी, उससे ज्यादा बेहतर होता है हमारा वीडियो लेक्चर बेस्ड कंटेंट। इसलिए आज YouTube इतना फ्लरिश करता है, जी। चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे किसी फील्ड में हो। राइट सर, अगला सवाल मैं लेने जा रही हूँ AI और ऑटोमेशन। जी, तो इसके ऊपर आप बताएंगे कुछ? हाँ जी, जैसे आज के हम टाइम की बात करें, AI आज के टाइम की एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसपे फ्यूचर चलना है, और हर एक डोमेन के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर आज AI का इंटरफेरेंस है। जी। AI के इंटरफेरेंस से हमें एक ये चीज़ ज़रूर मिलती है कि आज हमारी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, बच्चों को लगता है कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, बिकॉज हमारी जो आज की कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने AI उस करिकुलम के अंदर डाला है।
तो एआई कितनी इंपॉर्टेंट है इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी बिटिया ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में पढ़ती है। 6th क्लास में पाइथन उसके क्यूरिकुलम का पार्ट थी। जी। तो इसका मतलब एआई की इंपॉर्टेंस तो बहुत है। एआई के बिना आज वाकई में कुछ नहीं है। हमें हर एक डोमेन के अंदर, हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर कुछ कोर्स अगर नहीं है तो हमें एड ऑन कोर्सेज की तरह पढ़ानी चाहिए। सर अगले सवाल की तरफ कि आने वाले अगले 10 सालों में आप क्या भविष्य देखते हैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का? देखिए, भविष्य में ये है कि अगर मैं 10 सालों की बात करूं, कुछ सर्टेन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जिन्हें मैं बोलता हूं कोर इंजीनियरिंग ब्रांच। जी। मैं काउंसलिंग सेशन के अंदर था, मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा कौन सी ब्रांच लेनी है। आज हर बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ भागता है। जी जी। और जो व्हाइट कॉलर जॉब चाहता है, वो चाहता है मैं एसी में बैठ के बस कोडिंग करूं। जी। मगर ऐसा नहीं है। उन्हें मैंने पूछा कि क्यों कंप्यूटर साइंस, तो वो कहता कि सर मुझे फैसिनेटिंग लगता है। तो मेरा सवाल था बेटा आप कहाँ बैठे हो? तो कहता कि सर मैं एक 5 स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हूँ। तो मैंने कहा क्या ये सिविल स्ट्रक्चर आपको फैसिनेटिंग नहीं लगती है? जिस गाड़ी से चल के आए हो वो मैकेनिकल आपको फैसिनेटिंग नहीं लगती? जिस सड़क से आए जो सिविल इंजीनियरिंग ने दी वो फैसिनेटिंग नहीं लगता है? जिस लाइट के बिना आप 2 मिनट नहीं बैठ सकते वो फैसिनेटिंग नहीं लगता? यानी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। मैडम मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। राइट। तो ये फ्यूचर तो हमेशा ही रहेगा। जी। गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज इन कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में बहुत है, प्राइवेट भी है। और हमारा एक मिथ है कि हम अगर कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेंगे तो ही कंप्यूटर के डोमेन में, सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। आप आईआईटीज की बात करें तो आईआईटीज में हर एक ब्रांच का बच्चा सॉफ्टवेयर में काम करता है रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। ओह वाह, दैट्स अमेजिंग। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। आपने इंजीनियरिंग का इतना अच्छा फ्यूचर बता दिया, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो लोगों में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कई बच्चे छलांग मार के मर जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। 3 इडियट्स में एक मरा भी था, है ना? तो सर ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी इंजीनियरिंग के बच्चे कैसे हैंडल करें, कुछ इसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए क्या होता है कि मैं अगर बात करूं तो आज का बच्चा जो भी ब्रांच, जो भी कोर्स चूज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर है, एक कॉम्पिटिशन। जी। हमें कभी भी जो पढ़ना है, देखिए पेरेंट को भी हमेशा ये समझना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की चॉइस का हो, इंटरेस्ट का हो। हर बच्चा इंजीनियर बने ये जरूरी नहीं, हर बच्चा डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो हमें अपने बच्चे का मेंटल लेवल भी देखना होगा, आईक्यू लेवल भी देखना होगा, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उसका कोर्स चूज करना है। आज इस भागदौड़ में, इस कंपैरिजन में हमेशा बचना चाहिए कि मेरे पड़ोसी का बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, तो मेरे बच्चे को भी कंप्यूटर साइंस में ही इंजीनियरिंग करनी है। हो सकता है आपका बच्चा मैकेनिकल के लिए बना हो सकता है आपका बच्चा बीकॉम करना चाहता हो, एमकॉम करना चाहता हो। तो ये जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर लेके आती हैं, वो प्रेशर बच्चा झेल नहीं पाता। क्यों नहीं झेल पाता? क्यों? वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके दिमाग में एक चीज होती है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, मेरे पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, मुझे ये करना है। और जब नहीं कर पाता तो डेफिनेटली ये एंग्जाइटी, ये प्रेशर, ये बनता ही बनता है। तो आपके बच्चों में ये चीज ना आए तो आप ऐसी क्या क्या चीजें प्लान करते हैं उनके लिए, क्या एक्टिविटीज करवाते हैं? रेगुलर काउंसलिंग सेशन जरूरी है। राइट। किसी भी कोर्स को चूज करने से पहले मैं तो ये कहूंगा इवन 9th क्लास में भी बच्चा पहुंचे तो 8th क्लास में काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि उसकी करियर की डायरेक्शन दी जा सके। बिकॉज देखिए 9th 10th फाउंडेशन है, 11th 12th वो डायरेक्शन देता है कि बच्चे को किस डोमेन में जाना है। तो ये काउंसलिंग सेशन रेगुलर होनी चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते रहने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बिकॉज मुझे अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे जरूर काम करना चाहिए। अगर वो हेल्दी है, वो ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये देखना चाहिए। हाँ, हमें ये गाइड जरूर करना चाहिए कि बेटा ये डोमेन के अंदर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कम है। हम गूगल मैप क्यों लगाते हैं? ताकि हम मंजिल पे जाने से पहले ये देखें कि रास्ते में हमें कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाम है, कहाँ ट्रैफिक स्लो है। तो ये जरूरी है। सर अब जाने से पहले हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को, नौजवानों को, क्योंकि 12th का रिजल्ट आ गया, 10th का रिजल्ट आ गया, बच्चे सोचे व्हाट नेक्स्ट, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैंने एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको जो चूज करना है, कोर्स चूज करें। या वो अभी एक पेरेंट मेरे पास आए हुए थे, वो कहते हैं कि सर मेरी बच्ची को कंप्यूटर साइंस करना है, कौन से इंस्टीट्यूट में करूं? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अगर बच्ची की रैंक अच्छी है, जेई की रैंक, उन्होंने कहा मुझे एक्स इंस्टीट्यूट मिल रहा है, रिनाउंड इंस्टीट्यूट है पंजाब का। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सर अगर ब्रांच लेनी है तो इंस्टीट्यूट मत देखें, और अगर इंस्टीट्यूट देखना है तो ब्रांच ना देखें। दोनों चीजें मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस करनी है, आपको आईआईटी रुड़की मिले, आपको आईआईटी दिल्ली मिले, ये फर्क नहीं पड़ता है, आईआईटी होती है। अगर मैं बात करूं किसी बड़े और इंस्टीट्यूट की, एमिनेंट इंस्टीट्यूट की, तो वहां पे ब्रांच चूज करें। बिकॉज उनका क्या काम होता है, लोग कई बार कहते हैं कि आपका प्लेसमेंट क्या है कॉलेज का,
तो प्लेसमेंट की तरफ देखिए तब देखना चाहिए जब मेरे बच्चा मेहनत उतनी करे। हर एक कॉलेज अपॉर्चुनिटी देता है, क्वालिफाई तो बच्चे को करना है, और क्वालिफाई कब करेगा जब वो थ्रू आउट 4 ईयर 3 ईयर बच्चा मेहनत करेगा, तो बच्चा प्लेस्ड होगा। जो मेट्रो मैन ई श्रीधरन की बात है, मैं चाहता हूं कि उसे झुठला दें हम। वो जो कहते हैं अंडर, तो वो अंडर वाली बात ना हो। मैं ये कहूं कि मेरा हर एक बच्चा प्लेसेबल है, मेरा एक बच्चा काबिल है। बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपने बात खत्म की। सो मेरे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, डियरेस्ट पेरेंट्स और मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान बेटे और बेटियों, डॉक्टर शिव कुमार जी माननीय एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर हैं जाने माने पंजाब के सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इंजीनियरिंग कॉलेज के। उन्होंने सीधी सीधी साफ साफ तीखी तीखी बातें कही हैं, उन पे विचार ज़रूर कीजिएगा और अपना भविष्य सोच के तय कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।